हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम है एजे और मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक और प्री मैच एनालिसिस जो है मैच नंबर 63 का आईपीएल सीज़न 18 2025 और होने जा रहा है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। बात बहुत सारी करेंगे इस मैच के बारे में, पर उस तक जाने से पहले आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए भी, करवाइए भी, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईपीएल के प्लेऑफ की रेस है इस साल की, उस रेस के अकॉर्डिंगली ये मैच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है अगर उसके कंटेक्स्ट से देखा जाए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड पंजाब किंग्स पहले ही जगह बना चुके हैं। जो गुजरात ने दिल्ली के ऊपर जीत हासिल करी थी लास्ट मैच में, उसकी बदौलत गुजरात, पंजाब किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये तीनों ही आईपीएल में क्वालिफाई कर गए। लेकिन चौथे रेस की असमंजस अभी भी बाकी है। पहले 3 टीमें लड़ रही थी, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, बट लखनऊ के हार के बाद, परसों जो लखनऊ को हार मिली उसके बाद लखनऊ भी रेस से बाहर हो चुके हैं। तो अब सिर्फ 2 ही टीमों के बीच में ये जंग रह गई है जो चौथे रेस के लिए, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। अब भाई दोनों टीमों की बात करूं मैं तो मुंबई इंडियंस, आप सबको पता है पहले 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे, लेकिन उनका जो टर्न अराउंड हुआ, अगर आप लोग नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि मैं तो उस मैच को नहीं भूल सकता पूरा सीज़न, कि जिसमें दिल्ली ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी थी खुद ही। बैक टू बैक 3 रन आउट हुए थे लास्ट में 19वें ओवर में, और दिल्ली ने मैच मुंबई की झोली में डाल दिया था। और उसके बाद मुंबई ने ऐसी वापसी करी इस आईपीएल में कि भाई वो पकड़े नहीं पकड़े गए। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आया मुंबई की तरफ से। अब चाहे उनके सारे खिलाड़ियों का एकदम फॉर्म में आ जाना, बुमराह की वापसी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो होता है ना, पजल पीसेस एक के बाद सेट बैठते गए मुंबई इंडियंस के लिए। और जैसा कि हर सीज़न उनके साथ हमने देखा भी है कि ऐसा ही कुछ होता है उनके साथ हर सीज़न। जैसे जैसे सीज़न ख़त्म होने की तरफ आता है या लीग फेज ख़त्म होने की तरफ आता है, तो मुंबई इंडियंस के सारे पजल पीसेस सेट सेट बैठने लग जाते हैं, एंड उसका फ़ायदा उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता भी है, जिसकी बदौलत वो हर साल, मतलब कि आप कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी सबसे ज़्यादा पहुंचने वाली टीम है वो प्लेऑफ में, चेन्नई के बाद चेन्नई सबसे ज़्यादा है, दूसरी मुंबई इंडियंस है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो दूसरी सबसे बड़ी टीम है जो प्लेऑफ में पहुंची है, और चेन्नई सुपर किंग के साथ सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ जीतने वाली टीम भी है। दैट इज़ दी ओनली रीज़न। अब चाहे उनके लक कह लें या फिर उनकी मैनेजमेंट कह लें कि भाई लेकिन भाई स्टार्ट उनकी हमेशा ही थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ रहती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा उठते हैं, स्प्रिंट मारते हैं और भाई रेस जीत जाते हैं सबसे। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ मुंबई इंडियंस। अब दूसरी तरफ मैं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, भाई तो दिल्ली कैपिटल्स इस सीज़न स्टार्ट के अगर 4 मैचेस को अलग कर दिया जाए, अगर स्टार्टिंग के 4 मैचेस को अलग कर दिया जाए, तो भाई बहुत ही नागवार सी परफॉर्मेंस थी उनकी बाकी के 8 मैचेस में, क्योंकि 4 मैच उन्होंने लगातार जीते, देन मुंबई इंडियंस से हारे, देन फिर वो सुपर ओवर वाला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो राजस्थान रॉयल्स ने उनकी झोली में डाल दिया, उसके बाद एक मैच का जो कोलकाता के नाइट राइडर्स के खिलाफ था उसका बारिश में धुल जाना, ठीक है, एंड एक और मैच जीता उन्होंने। तो पिछले 8 मैचेस में से उन्होंने 2 मैच जीते हैं, जिसमें एक राजस्थान ने खुद ही उनकी झोली में डाल दिया, एंड 1 पॉइंट जो उनको मिला है, मतलब 8 जो 16 पॉसिबल पॉइंट्स थे, ठीक है, उसमें से सिर्फ 5 पॉइंट उन्होंने गेन करे, 2 मैच उन्होंने जीते और 1 पॉइंट उन्हें मिला केकेआर के खिलाफ जो मैच धुल गया था। और उस मैच में भी, सॉरी केकेआर के खिलाफ नहीं भाई, केकेआर के खिलाफ नहीं था वो मैच, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ था वो मैच, बिकॉज कि अगर आपको याद होगा तो सनराइजर्स हैदराबाद ने
बहुत ही लगभग 150 के आसपास ही दिल्ली कैपिटल्स को आउट कर दिया था, और उसके बाद बारिश आई और उसके बाद मैच धुल गया। तो दिल्ली कैपिटल्स को उस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ था, उस एक पॉइंट का, क्योंकि वो मैच भी वो मेरे को तो जहाँ तक अंदाजा है कि सनराइज़र हैदराबाद उन्हें हरा ही देती, वो वाला मैच। अब अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक पहले मैंने केकेआर बोला था, बट केकेआर नहीं, सनराइज़र हैदराबाद थी वो टीम जिसके साथ इनका मैच बारिश में धुल गया था। तो ये हाल है। पहले 4 मैचेस बहुत अच्छे खेले, उसके बाद के मैचेस भाई बहुत बेकार खेले। एंड बैटिंग, क्या बात कहूँ मेरे भाइयों, बैटिंग तो मतलब कि मैंने तारीफ़ बहुत ज़्यादा करी थी इस टीम की कि हाँ भाई ये टीम ना थोड़ा सा ऐसा खेल रही है कि भाई जो अपनी, जिनका लक बहुत स्ट्रांग चल रहा है, और जब जब टीम का लक स्ट्रांग चलता है तो भाई किसी गली कूचे से आया हुआ खिलाड़ी भी भाई आपको मैच जिता देता है। तो ऐसा ही सिमिलर हो रहा था पहले के 4 से 5 मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स के साथ, लेकिन उसके बाद से डामाडोल स्थिति, बहुत ही ज़्यादा डामाडोल स्थिति। और एक और मैं बात कहूँ कि भाई अगर आप यकीन मानेंगे कि अभी तक जो उनके हाईएस्ट रन गेटर हैं इस सीज़न आईपीएल के, वो हैं केएल राहुल, जिन्होंने 495 रन मारे हैं। तो जो सेकंड नंबर के उनके जो हाईएस्ट रन गेटर हैं वो हैं अभिषेक पोरेल, जिन्होंने सिर्फ 200 रन मारे हैं। तो डिफरेंस देख सकते हैं आप, कितना स्टार्क डिफरेंस है। एक खिलाड़ी जो उनका टॉप रन गेटर है जिसने 495 मारे, और दूसरा जो दूसरे नंबर का खिलाड़ी है या दूसरे नंबर का टॉप रन गेटर है वो है अभिषेक पोरेल, जिसने 200 रन मारे हैं। भाई तो 295 रन का फ़र्क। तो आप देख सकते हैं कि उनकी बैटिंग किस कदर फेल हुई है लास्ट के मैचेस में। केएल राहुल के अलावा कोई भी बल्लेबाज लड़ता हुआ नजर नहीं आया, कोई भी बल्लेबाज नहीं। करुण नायर सिर्फ एक मैच के हीरो, उसके बाद बिल्कुल ही ज़ीरो। एंड भाई अब तो जगह भी नहीं बन रही है उनकी टीम में। उसके अलावा आप किसी को भी लेके देख लें, किसी को भी लेके देख लें यार, आप चाहे अक्षर पटेल को लेके देख लें, अक्षर पटेल ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया। मतलब कि अगर आप कहेंगे कि हाँ यार वो 19 बॉलों में 20 बॉलों में 25 रन मार के जा रहा है, 20 बॉलों में 26 रन मार के जा, तो दैट इज़ नॉट ए T20 काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। अभिषेक पोरेल को देख ले भाई, अभिषेक पोरेल अच्छा खासा ओपनिंग में चल रहा था, अच्छा खासा ओपनिंग में चल रहा था, और तब भाई ज़्यादा नहीं मार रहा था वो रन, लेकिन भाई 30-35 मतलब कि 10 बॉलों में 25, 15 बॉलों में 30 लगभग ऐसे रन मार रहा था अभिषेक पोरेल। लेकिन इनको पता नहीं एक्सपेरिमेंट करने की क्या सूझी, इन्होंने अभिषेक पोरेल का ओपनिंग से नंबर हटाकर तीसरे नंबर पर कर दिया, और उस दिन से मतलब आई थिंक पिछले 3-4 मैचेस से अभिषेक पोरेल भी चलना बंद हो गए हैं। आई डू नॉट नो कि जब आपका खिलाड़ी ओपनिंग स्लॉट पे चल रहा है अच्छा, तो उसे चेंज करने की क्या ज़रूरत है भाई। आपको कम से कम अगर वो चाहे तीसरे चौथे ओवर में आउट भी हो रहा है, लेकिन भाई तब तक आपके बोर्ड पे 30 से 40 रन लग जा रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ टीम। बट उस ओपनिंग स्लॉट से हटाकर उसे आपने तीसरे नंबर पर करा। मानता हूं कि केएल राहुल ने शतक मारा भाई लास्ट मैच, नो डाउट, बट केएल राहुल को भाई अगर आप, जब वो चौथे नंबर पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5वें नंबर पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो भाई क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो ये और उनकी बॉलिंग ने भी भाई उनका कोई बहुत अच्छा खासा साथ नहीं दिया है पिछले कुछ मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स के। ये यार अब अगर मैं दोनों टीमों का मैचअप करूं या बराबरी करूं, ठीक है, तो मुंबई इंडियंस कहीं स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। वैसे तो ऑन पेपर वो, अगर स्टार्टिंग के सीज़न में आप देखते तो आप दिल्ली को इस स्टेज पर कभी देखते नहीं, आप सोचते भी नहीं कि मतलब दिल्ली प्लेऑफ्स के लिए लड़ रही होगी इस सीज़न के एंड में। ये मेरा मानना है कि मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि दिल्ली जस्ट एक डार्क हॉर्स सा बन के आई सीज़न के स्टार्टिंग में। फर्स्ट हाफ उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेला, बहुत ही ज़बरदस्त खेला, लेकिन उस फर्स्ट हाफ के बाद वो जैसे नींद सी आ गई, उन्हें थक गए वो अपनी परफॉर्मेंस से। और वहीं दूसरी टीम है अब दोनों का बहुत ही, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अपोजिट है। फर्स्ट हाफ दिल्ली कैपिटल्स का बहुत ज़बरदस्त था, फर्स्ट हाफ मुंबई इंडियंस का बहुत ही बेकार था। लेकिन
अब इसको उल्टा कर दीजिए, सेकंड हाफ दिल्ली का बहुत बेकार था और सेकंड हाफ मुंबई इंडियंस का बहुत ज़बरदस्त था। तो मुंबई ऑन पेपर्स भी दिल्ली कैपिटल्स से स्ट्रांग नज़र आती है। अगर फॉर्म के हवाले से बोला जाए तो भाई फॉर्म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। तो मुझे तो ऐसा ही लग नहीं रहा कि आज का मैच दिल्ली जीत जाएगी। खास तौर से लास्ट मैच की बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको याद ही होगी, 200 रन बोर्ड पे लगाने के बाद आप 10 विकेटों से मैच हार जाते हैं। मानता हूं कि गुजरात टाइटंस के ओपनर बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है दे आर अनबीटेबल्स। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अच्छी जगह बॉल डालनी पड़ेगी। मुंबई इंडियंस के बारे में ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक ही टीम है, वो है दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई के लिए क्रिटिसिज्म जैसे मेरे को अभी कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा था, बट करंटली तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई उन्हें क्रिटिसाइज़ करने हैं, क्योंकि उनके सारे रोहित शर्मा फॉर्म में है। थोड़ा सा उनके जो फॉरेन स्लॉट्स है रायन रिकल्टन एंड विल जैक्स, ये थोड़ा सा नींद में क्या मतलब कि थोड़ा सा रुक रुक के एक मैच में चलते हैं, फिर 2 मैच में नहीं चलते, फिर एक मैच में चलते हैं, फिर 2 मैच में नहीं चलते। बट जो इंडियन सपोर्ट है, जो इंडियन कास्ट है मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, दे आर प्लेइंग ब्रिलियंट। अगर रायन रिकल्टन और विल जैक्स नहीं भी चलते हैं, वैसे तो वो भी दोनों में से कोई ना कोई एक आधे मैच में अच्छा परफॉर्म कर जा रहा है, लेकिन अगर वो भी नहीं चलते तो उनके पास जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उनका, वो भी इंडियंस बैट्समैन से भरपूर, तो उन्हें भाई ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉरेन स्लॉट्स की। बॉलिंग में चाहे देख लें आप, एक प्रॉपर प्लान के साथ बॉलिंग होती है, एक प्रॉपर प्लान के साथ भाई सारी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हाँ भाई इस खिलाड़ी के खिलाफ क्या करना है, इस खिलाड़ी के खिलाफ क्या करना है, इस खिलाड़ी के खिलाफ क्या करना है। आप खुद ही देख सकते हैं ट्रेंट बोल्ट को कितना बढ़िया यूटिलाइज किया जा रहा है मुंबई इंडियंस में। आई डोंट थिंक सो कि अगर वो किसी और टीम में जाते तो शायद उन्हें इतना बढ़िया यूटिलाइज किया जाता। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दीपक चाहर को आप देख सकते हैं, दीपक चाहर को कितना बढ़िया यूटिलाइज किया जा रहा है। it is basically depends on the team management, how they want their players to perform। अब यहीं पर ही कमी खल जाती है दिल्ली कैपिटल्स को, कि जहां पे आपको अपने टीम के कॉम्बिनेशंस को या मैच के अकॉर्डिंगली या पिच के अकॉर्डिंगली या पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको टीम सेलेक्ट करनी है, कौन किस प्लेस पे उतरेगा, कौन किस प्लेस पे नहीं उतरेगा, ये चीज़ डिसाइड करनी है, ना कि एक्सपेरिमेंट करने हैं। ये चीज़ आपको दिखती है मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट में कि भाई दे आर टू गुड, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैनेजमेंट दे आर टू वर्स। इतनी बढ़िया स्टार्ट के बाद अगर आप इस सिचुएशन में आप अपनी जगह बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो भाई दैट मीन्स दैट योर सिचुएशन इज वर्स। थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं भाई। मैं चेक कर रहा था कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जो हैं, उनका दिल्ली कैपिटल्स के जो भी बॉलिंग अटैक है उन सबके खिलाफ 110 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, मतलब बहुत मारते हैं, एक्सेप्ट अक्षर पटेल। बट अक्षर पटेल रिदम में नहीं है इस सीज़न। पूरा सीज़न हमने देखा बहुत ही सिंपल सा प्रदर्शन देखने को मिला, कोई भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं केएल राहुल, अगेन एंड अगेन केएल राहुल इनका तुरुप का इक्का है दिल्ली कैपिटल्स को, और अगेन उन्हें साबित करना होगा वो, बिकॉज अगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका रैकेट देखा जाए तो भाई उन्होंने 19 इनिंग्स में 965 रन मारे हैं। लाजवाब, लाजवाब।
परफॉर्मेंस है। अगर आप यकीन माने तो मतलब 500 से मतलब किसी भी अगर एक खिलाड़ी ने किसी अपोजिशन के खिलाफ 500 से ज़्यादा रन मारे हैं तो उसमें सबसे बेहतर एवरेज केएल राहुल का है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। एंड वानखेड़े में भी लगभग इन्होंने 600 650 के आसपास रन मारे हैं। एंड औसत है इनका लगभग 60 से 65 के आसपास, 60 से 65 के बीच में है, 63 के आसपास का औसत है, करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। एंड लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है, 2 हंड्रेड्स हैं और 3 और 4 50s हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये इनका परफॉर्मेंस है वानखेड़े में, तो उन पर तो नज़रें रहेंगी ही रहेंगी क्योंकि वो भाई एस है इनकी स्लीव में, दिल्ली कैपिटल्स की स्लीव में। अब इस एस का चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिल्ली कैपिटल्स आज ही अपना दम तोड़ जाएगी। दूसरा भाई, आप जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि भाई कि मुंबई इंडियंस ने अपनी जो सीज़न की शुरुआत वो भाई इन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही करी थी, ठीक है। दिल्ली कैपिटल मतलब कि सीज़न इन द सेंस पहले वाला तो उनका कोई सीज़न चल ही नहीं रहा था, दिल्ली कैपिटल्स के से जब जीते उसी के बाद ही उनका सीज़न चलना इस सीज़न स्टार्ट हुआ और उसी के बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी करा। एंड भाई एंड दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो मेरे भाई एक चीज़ और मेरे को याद आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 7 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई करे हैं। मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 7 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई करे हैं अभी तक, ठीक है। और कोई भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका सफल नहीं हुआ है सबका, मतलब कि अगर एक्यूमुलेटेड में उनका एवरेज लगाऊं तो लगभग 19 के आसपास का उनका एवरेज है। देन इनकी टीम में इकलौते बॉलर चल रहे थे कुलदीप यादव, जिन्होंने 12 विकेट ले रखे थे 8 मैचेस में। अब पिछले 4 मैचेस में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला है एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि उनकी बॉलिंग वर्क नहीं कर रही है, वो मिडल ओवर्स में विकेट नहीं मिल रहे हैं। एंड और उनकी बाकी बॉलर्स इस कदर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं कि भाई कि अगर मिडल ओवर्स में विकेट नहीं मिलेंगे, खैर पावर प्ले में तो लेते ही बड़े कम हैं, लेकिन अगर मिडल ओवर्स में भी नहीं मिल रहे हैं विकेट तो फिर भाई बहुत पिटाई होती है एंड के ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में। तो कुलदीप यादव का भी चलना बहुत ज़रूरी है वानखेड़े पे। ज़्यादा देरी ना करते हुए टीम लाइनअप डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस का बहुत ही बैलेंस्ड टीम है, ठीक है। एंड आई थिंक जो आपने पिछले मैचेस में देखी वही आपको आज भी देखने को मिलेगी। मैं आपके साथ फिर भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। रोहित शर्मा है, रायन रिकल्टन है, विल जैक्स हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, हार्दिक पांड्या है, नमन धीर है एंड कॉर्बिन बॉश। ये इनके बैटिंग ऑप्शंस है, ठीक है। वहीं मैं दूसरी तरफ अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करूँ तो दिल्ली कैपिटल्स के पास केएल राहुल एंड फैफ डु प्लेसी जिन्होंने लास्ट मैच ओपनिंग करी थी, उसके बाद अभिषेक पोरेल आ रहे हैं, समीर रिजवी खिला सकते हैं आज शायद, जहाँ तक मेरा मानना उन्हें रखना चाहिए, एक आधा मौका दे ही दो यार, ठीक है। अक्षर पटेल है, ठीक है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, आशुतोष शर्मा है एंड आपके विपराज निगम है। ये इनके बैटिंग ऑप्शंस है। तो दोनों का आप देख सकते हैं भाई ज़मीन आसमान का सा अंतर लगता है। बॉलिंग की बात कर लो तो भाई इधर जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट हैं, दीपक चहर हैं, करण शर्मा हैं, कॉर्बिन बॉश आ जाते हैं, आपके हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, ठीक है। देन विल जैक्स हैं इनके गोल्डन आर्म, और एक आधा शायद अगर इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट आई डोंट थिंक सो, मतलब कि कुछ बॉलिंग का अगर कुछ चेंज देखने को मिलता है तो मैं कह नहीं सकता। बट ये ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह एंड करण शर्मा, आई थिंक दे आर कन्फर्म टू प्ले। देन कॉर्बिन बॉश आपको 1-2 ओवर निकाल के दे सकते हैं, विल जैक्स आपको 1-2 ओवर निकाल के दे सकते हैं। देन आपके पास हार्दिक पांड्या भी हैं। तो 4 आपके पास प्रॉपर ऑप्शन है, मतलब कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट एंड दीपक चहर, ये आपके 16 ओवर यहाँ पे निकल जाते हैं। और 3 ऑप्शन आपके पास और है कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं चलते हैं तो करण शर्मा कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर सकते हैं, नहीं तो कॉर्बिन बॉश से आप करा सकते हैं और करण शर्मा और विल जैक्स में आप ओवर डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं इस तरफ आता हूँ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, तो भाई मुकेश कुमार शायद आज उनको मौका मिल जाए, क्योंकि टी नटराजन को लास्ट मैच में मौका मिला था और बहुत मार पड़ी थी टी नटराजन को, तो शायद आज
इनको मौका मिल सकता है, फिर दोबारा से टीम में शामिल हो सकते हैं मुकेश कुमार। तो मैं टी नटराजन और मुकेश कुमार दोनों में से किसी एक को लूँगा कि शायद दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। देन आपके पास मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे एंड दुष्मंता चमीरा खेलेंगे। देन आपके पास कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं और विपराज निगम है। एक आधा इधर उधर हो सकता है भाई, बट यही ऑप्शन है। तो भाई अगर देखा जाए तो टीम भाई स्ट्रॉन्ग कौन सी लग रही है, वो है मुंबई, ठीक है। बट अगर वही जिस हिसाब से ये लोग पहला फर्स्ट हाफ खेले हैं इस आईपीएल लीग फेज का, अगर वैसे ही परफॉर्म करेंगे तो देन दिल्ली को कम आंकना भाई खतरनाक हो सकता है मुंबई के लिए। अब स्कोर कितना बनेगा भाई, वानखेड़े में मैच है, बारिशें चल रही हैं वहाँ पे, तो शायद मैच हो भी ना, अबेंडन हो जाए और दोनों में एक एक अंक बढ़ जाए। और जहाँ तक मुझे याद है इन दोनों के लास्ट मैचेस पंजाब किंग्स के खिलाफ हैं दोनों ने अपने अपने लास्ट मैचेस पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो तो अगर एक एक पॉइंट बढ़ जाता है तो दिल्ली आएगी 14 पे, मुंबई आएगी 15 पे। तो भाई मतलब वही है कि जो पंजाब किंग्स के खिलाफ अगर दोनों जीत जाते हैं तो भाई मुंबई इंडियंस कंफर्म पहुंच जाएगी। अगर मुंबई हार जाती है, दिल्ली जीत जाती है, तो देन दिल्ली पहुंच जाएगी। रेस्ट तो भाई भगवान ही मालिक है। तो स्कोर का भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। डीएलएस बहुत ज़्यादा प्ले में आ सकता है कि लेकिन अगर पूरा मैच होता है तो मेरा मानना है कि भाई 190 प्लस आपको स्कोर देखने को मिलेगा। सॉरी 190 तो नहीं कहूँगा, 180 टू 190। थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा पिच में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे, और आज का जो वेदर फॉरकास्ट था वो भी कोई मतलब कि अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी और आपको थोड़ा मॉइस्चर भी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रेंट बुल और जसप्रीत बुमराह के द्वारा स्विंग देखने को मिल सकते हैं। वहीं दुष्मंता चमीरा और मुस्तफिजुर रहमान भी नई बॉल से थोड़ा सा काम कर सकते हैं। स्कोर की प्रेडिक्शन मैं कहूँगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूरा मैच हो जाता है तो 180 के आसपास का स्कोर बनेगा। देन अगर मैं बात करूँ कि मैच कौन जीतेगा भाई, तो मुंबई इंडियंस बहुत भारी है और मेरा भी मानना यही है कि मुंबई इंडियंस जीतेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा मैच देखने को मिले, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार मुंबई बहुत बड़ी पहुँच के थोड़ा दिल्ली पहुँचे, थोड़ा सा रोमांच आए, ठीक है ना। क्योंकि इस सीज़न में एक नया विनर देखना चाहता हूँ, चाहे वो आरसीबी, चाहे पंजाब किंग्स, चाहे दिल्ली कैपिटल्स। मैं चाहता हूँ कि भाई इस साल कोई नया हमें विनर देखने को मिले आईपीएल की ट्रॉफी का। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे पोस्ट मैच अपडेट में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।